बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। और इस फोर्थ लेक्चर के अंदर हम पहले तीनों जो पिछले लेक्चर्स हुए हैं उनका छोटा सा रीकैप लेंगे और उसके बाद आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द प्लान आज का लेक्चर स्किल वाला था, एक सेकंड स्किल इन्वेस्ट करनी थी, बट आई हैव स्किप दैट पार्ट। उसको नेक्स्ट वीक तक पोस्टपोन कर दिया है, मंडे के लेक्चर तक, ताकि आप जो पहली स्किल सीख रहे हैं जिसकी आपकी सबमिशन फ्राइडे की डेट तक की है, पहले वो ठीक तरीके से मुकम्मल हो जाए। यू कैन हैव अ ग्रिप ऑन दैट एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। अभी तक हम किन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। सबसे पहले हमने बेसिक लेक्चर लिया था। बेसिक लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का प्रोसेस समझाया था कि उसमें कौन से इनपुट होते हैं, किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं और फिर आउटपुट कैसे होता है। देन हमने एक आइस ब्रेकिंग सेशन किया था जिनमें आपसे कुछ सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनका बहुत से लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया था, बहुत से लोग रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर पाए थे। एनी हाउ दैट वाज आइस ब्रेकिंग सेशन, दैट वाज नॉट एन एवेल्यूएशन। सेकेंड लेक्चर हमारा प्योरली था ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी के ऊपर। डाइवर्सिटी का जो लेक्चर था वो आपको सबसे पहले एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया था, जिसमें आपने एक ट्रैक सूट डिज़ाइन करना था बाय अप्लाइंग डाइवर्सिटी कंसेप्ट, और उसके लिए हमने एक थीम चूज़ किया था। उस थीम के अकॉर्डिंग करना था, जो आपने इस फ्राइडे को सबमिट करवाना है अपना टास्क। उसमें हमने देखा था कि डाइवर्सिटी होती क्या है, चीज़ों का डिफरेंट होना एक दूसरे से। फिर हमने उसमें ये समझा था कि मेजर दो टाइप्स क्या हैं, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है और डीप लेवल डाइवर्सिटी है। फिर हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी, जिसमें एज डाइवर्सिटी थी, जेंडर डाइवर्सिटी थी, रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी थी। डिफरेंट फॉर्म्स को हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि अगर डाइवर्सिटी ना हो तो उस सिनेरियो में होता क्या है। तो हमने कहा कि उस सिनेरियो में डिस्क्रिमिनेशन होती है, और डिस्क्रिमिनेशन की जो डिफरेंट टाइप्स थी हमने उनको स्टडी किया था। फिर हमने ये भी अंडरस्टूड किया था कि डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और देन हम उसको प्रैक्टिकल एक्टिविटी के साथ रिलेट कर दिया था। जो हमारा थर्ड लेक्चर था, वो थर्ड लेक्चर हमारा इस चीज़ पे बेस था कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर क्या होते हैं। हमने दोनों के दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड किया था, एटीट्यूड को डिफाइन किया था, एटीट्यूड के प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया था कि इन 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल है। फिर हमने एटीट्यूड और बिहेवियर का आपस में रिलेशनशिप देखा था और दोनों तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस किया था। पहला स्कूल ऑफ थॉट वो जो ये कहता है कि एटीट्यूड से बिहेवियर बनते हैं, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट वो जो कहते थे बिहेवियर से एटीट्यूड बनता है। फिर हमने अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 जो एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एटीट्यूड्स हैं, हमने उनको स्टडी किया था, हमने उनको देखा था। और फिर जॉब सेटिस्फेक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह से जॉब सेटिस्फेक्शन नो सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन से डिफरेंट है, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई रखा जा सकता है ताकि उनके तमाम जॉब एटीट्यूड्स और तमाम की तमाम चीज़ें बेहतर फॉर्म में रह सकें। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम उस एटीट्यूड वाले पोर्शन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और साथ में एक मैनेजमेंट फील्ड के सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को इंटरलिंक कर रहे हैं। हॉथॉर्न स्टडीज़। हॉथॉर्न एक सिटी का नाम था, और जहाँ पे एक फैक्ट्री थी और वो प्लांट था हॉथॉर्न फैक्ट्री। उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये समझा गया था कि किस तरह के एम्प्लॉय एटीट्यूड्स को किस तरह के इंसेंटिव से या किस तरह की फैसिलिटी से चेंज किया जा सकता है, किस तरह से एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने डिफरेंट चीज़ें चेंज करके देखा था। जिस तरह हम रिसर्च करते हैं, हम डिफरेंट इंडिपेंडेंट साइड पे वेरिएबल लेते हैं और उनका डिपेंडेंट साइड पे इफेक्ट देखते हैं। तो उन्होंने भी डिपेंडेंट साइड पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को रखा, और इंडिपेंडेंट साइड पर डिफरेंट चीज़ों को रख रख के 4 एक्सपेरिमेंट्स के सेट रन किए। और उन 4 एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो कंक्लूजन ड्राइव हुए, उन्होंने आइंदा आने वाली तमाम मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशन लेआउट की। आपको इसके बाद मेरे 2 लिंक मिल जाएंगे जिनमें हॉथॉर्न स्टडीज़ के वो सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद होंगी। आप उनको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। एनी हाउ, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना था, जो आपको एक मूवी दी गई थी, एग्ज़ाम मूवी, जो आपकी पहली कोर्स मूवी थी। उस मूवी को हम डिस्कस करेंगे, समराइज़ करेंगे, और उस मूवी के रिगार्डिंग जो आपका स्मॉल एक टास्क है आपको वो बताएंगे। और साथ में जो आपकी एक्टिविटी है, जो सेकेंड एक्टिविटी होगी, आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम मूवी जो आपको दी गई थी 2008-2009 की वो मूवी थी। उस मूवी के अंदर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्सन को रिक्रूट करना है, लाइक कह लीजिए कि सीईओ को रिक्रूट करना है, या एक बहुत सीनियर मैनेजमेंट लेवल के पर्सन को रिक्रूट करना है। उनके लिए उन्होंने दुनिया से 8 बड़े कॉम्पिटेंट लोगों को सेलेक्ट किया था, और उनको 8 या 10 8 लोग थे प्रॉब्ली, उनको एक कमरे के अंदर बिठाया था और उनके सामने एक क्वेश्चन रखा था।
क्वेश्चन जो उन्होंने उसके सामने रखा था वो एक ब्लैंक पेज था, लेकिन ब्लैंक पेज देने से पहले जो सुपरवाइजर या इन्विजिलेटर था जो दूसरे रूम में बैठा हुआ था, उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। उन इंस्ट्रक्शंस में से एक इंस्ट्रक्शन टाइम के रिगार्डिंग थी, एक इंस्ट्रक्शन ये थी कि आप अपने पेपर को किसी भी तरीके से इंटेंशनली या अनइंटेंशनली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप इस कमरे को नहीं छोड़ सकते। और एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन थी, देयर इज़ ओनली वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड ओनली वन आंसर इज रिक्वायर्ड। लेट मी रिपीट दैट, देर इज ओनली वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड वन आंसर इज रिक्वायर्ड। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट उसने एक लाइन बोली थी स्टार्ट के अंदर ही, जो उन्होंने कैंडिडेट्स के सामने रख दी थी। अब जब उनको पेज मिलता है तो वो देखते हैं कि पेज तो ब्लैंक है, ठीक है ना, इस पेज के अंदर तो कोई क्वेश्चन नहीं मार्क हुआ। एनी हाउ, अब रूम का इन्वायरमेंट क्या था? रूम का इन्वायरमेंट ये था कि वो जो 8 लोग थे वो कल्चरली डाइवर्स पीपल थे। उनमें से एक वाइट था जो सॉर्ट ऑफ अमेरिकन या ब्रिटिश लग रहा था, एक ब्लॉन्ड गर्ल थी, एक ब्लैक मेल पर्सन था, उसके अलावा एक ब्राउन पर्सन थी, और उसके अलावा एक ग्लासेस वाले पर्सन थे, और इसी तरह से बाकी दीगर कैंडिडेट्स भी वहाँ पे मौजूद थे। जो मेन कैंडिडेट्स थे इस सारे प्रोसेस के अंदर, एक वो वाइट था और एक ब्राउन था और एक ब्लॉन्ड जो गर्ल थी वो थे। इन तीनों के दरमियान ये तीनों मेन कैरेक्टर्स थे उस मूवी के, और बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो इनके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे, इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे। एनी हाउ, सो आपने देखा कि उस मूवी के अंदर वो पूरी तरह से स्ट्रगल करते हैं कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन जाहिर हो जाए। वो आगे पर्सन जो ग्लासेस वाला था वो रोने लग गया था, एक ने सिंपली अपना पेपर टर्न ऑफ करके देखा, उसको गार्ड ने बाहर निकाल दिया। सब कुछ चला, आखिर में जाके पता चलता है कि जनाब वो ब्लॉन्ड गर्ल किसी तरीके से सर्वाइव कर जाती है, और ब्लॉन्ड गर्ल जो सर्वाइव करती है वो इस बेस पे करती है कि उसने क्वेश्चन वो कमरे में मौजूद रहती है सारे प्रोसेस के दौरान, और उसको पता है कि ओनली वन क्वेश्चन वाज देयर और वन आंसर वाज रिक्वायर्ड। तो आंसर वन था उसका, जिसका कोई भी क्वेश्चन नहीं था तो आंसर उसका वन था। क्वेश्चन वन आखिर में डिसअपीयर हो जाता पेज के ऊपर, और वन आंसर वाज रिक्वायर्ड, तो आंसर उसका वन था। सो द थिंग इज, कुछ लोगों को लगा होगा कि आंसर उसका नो था, लेकिन उसका आंसर वन था उस पूरे प्लॉट के अंदर। एनी हाउ, कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, वो मूवी क्या थी? वो मूवी ये थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए टास्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी सिचुएशन हैंडलिंग होती है। आप कितने अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल करते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। टास्क, जब एक बंदा MBA किया हो, एक बंदे ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर MS कर लिया हो, एक बंदे ने 1000 सर्टिफिकेशंस कर ली हो, उसके लिए टास्क मसला नहीं रहता। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लोग वो चाहिए होते हैं जो प्रेशर, जो स्ट्रेस, जो अनसर्टेनिटी को टैकल कर सकें। दे ओनली वांट टू इन्वेस्ट इन दोज पर्टिकुलर पीपल, और वो उसी तरह के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये भी उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी कि उन्होंने कोई लंबे चौड़े सवाल उनके आगे नहीं रखे, उन्होंने बिल्कुल एक ब्लैंक पेज रख कर उन्होंने उनके एटीट्यूड चेक किए, उनकी बिहेवियर चेक किया। कुछ उनमें से एग्रेसिव थे, कुछ उनमें से प्रॉब्लम सॉल्वर थे, कुछ सबको साथ लेके चलने वाले थे, ठीक है ना, और कुछ बिल्कुल तनहा हर चीज़ करने वाले थे। हमने डिफरेंट तरह के एटीट्यूड और डिफरेंट तरह के बिहेवियर के लोगों को उस ग्रुप में देखा, और अल्टीमेटली वो ब्लॉन्ड गर्ल जो कामयाब होगी उसकी रीज़न क्या थी? शी वॉज अ टीम प्लेयर। वो सबको साथ लेकर चलना चाह रही थी, वो चाह रही थी कि सब इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर ले, और देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। जबकि वाइट चाह रहा था नहीं, सब पीछे रह जाए, मैं सबसे आगे चला जाऊँ। सो इट वॉज ऑल अबाउट सिचुएशन हैंडलिंग। सो यकीन कीजिए, आप बहुत सी डिग्रीज कर लें, आप बहुत सी बुक्स सीख लें, आप बहुत सी स्लाइड्स को रट्टा लगा लें, आप बहुत से ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर सुन लें, आपके पास बेशुमार नॉलेज इकट्ठा हो जाए, लेकिन अगर आपके पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि स्ट्रेस को हैंडल और स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, दैन ऑल द नॉलेज इज़ यूजलेस। उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रेस, प्रेशर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े लोगों को एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर जाके टेस्ट करते हैं। टेस्ट किस तरीके से करते हैं? उनको देखते हैं कि एदर दे कैन बी कॉम्पिटेंट वंस और नॉट, ठीक है ना, क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं कर पाएंगे। वो स्ट्रेस और प्रेशर बहुत से कॉम्पिटेंट लोगों को कहीं पीछे ले जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेस और प्रेशर में उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम ही स्ट्रेस एंड प्रेशर पे कर पाते हैं, ठीक है ना। आप अपने फेलोज के इर्द गिर्द देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखिए, कुछ होते हैं जो साथ साथ पढ़ते हैं वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे, साथ साथ प्रिपेयर होते हैं एग्जाम्स के लिए, फिर भी वो एग्जाम वाले दिन पे आके परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने साल के साथ साथ पढ़ा होता है, 11th आवर भी कुछ चीज़ नहीं छोड़ी होती, बट स्टिल दे आर फाइंडिंग डिफिकल्टी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा सेमेस्टर नहीं पढ़ते, वो एग्जाम की नाइट का वेट कर रहे होते हैं जब प्रेशर विल बी अ पैरामाउंटेड स्टेज। फुल प्रेशर जब ऑन हो जाएगा तो उस वक्त जाकर वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि वो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें अपनी सोसाइटी में मिलती हैं। बट माई सजेशन फॉर यू हियर,
किस तरह से स्ट्रेस और प्रेशर को टैकल करते हैं। मैं एक रिसर्च कंपनी को ऑपरेट करता हूँ। उस रिसर्च कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ होती है वो डेडलाइन है, ठीक है ना। हम हर रोज़ सर्टेन डेडलाइंस को अचीव, सर्टेन डेडलाइंस को मिस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो डेडलाइंस का जो प्रेशर होता है शायद ही किसी चीज़ का प्रेशर हो, बिकॉज योर क्लाइंट्स आर वेटिंग फॉर द वर्क, योर क्लाइंट्स आर वेटिंग फॉर द वर्क, योर project companies are waiting for the work, the project companies employees boss is waiting for the work, multiple people are involved in this particular cycle। तो उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पैरामाउंट हो जाता है, ठीक है। और हम हर दिन उस प्रेशर के साथ काम कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरी तमाम की तमाम टीम उसके साथ उस प्रेशर को डेली बेसिस पे टैकल कर रही होती है। वो कैसे टैकल कर लेते हैं? प्रेशर और स्ट्रेस को टैकल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो आपकी जेनेरिक प्रिपरेशन है, ठीक है ना। देखिए, प्रेशर और स्ट्रेस तब आता है जब कोई अनसर्टेन टास्क हो, जब कोई अनसर्टेनिटी हो, जब कोई गैर यकीनियत हो, जब रिस्क इन्वॉल्व हो। लेकिन उन रिस्क से, उन अनसर्टेनिटी से पहले हम जब तक सर्टेन चीज़ों के मतलब प्रिपेयर नहीं होंगे, तब तक क्या नाम है, हम अनसर्टेन चीज़ों को भी कॉप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन है, एक पर्सन ने बिल्कुल तैयारी नहीं की और एक पर्सन ने बहुत अच्छी तैयारी की है एक बुक की, और पेपर में कोई आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो एक वैसा पर्सन जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, उसका हिंट, उसका गेस बहुत वीक होगा उस आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन के लिए। लेकिन एटलीस्ट जिसने सर्टन चीज़ों के लिए प्रिपरेशन की हुई थी, वो किसी ना किसी तरीके से गेस लगा सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो सर्टन चीज़ों के लिए रेडी था। प्रेशर और स्ट्रेस को टैकल करने के लिए सबसे पहले आपको सर्टेनिटी के मतलब रेडी होना चाहिए कि जो नॉर्मल जॉब रूटीन है, जो नॉर्मल आपके वर्क टास्क हैं, आपके सबसे पहले उन पर मुकम्मल तौर पर ग्रिप हो। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो स्केजुअलिंग, ठीक है ना। जब भी कोई प्रेशर या स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, तो प्रेशर और स्ट्रेस होता है इसलिए क्योंकि उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम फ्रेम बहुत कम होता है। अगर टाइम फ्रेम कम ना हो तो फिर उसको प्रेशर या स्ट्रेस वाली सिचुएशन नहीं कह सकते। प्रेशर और स्ट्रेस सिचुएशन बनती तब है जब उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम कम हो। आप उस स्मॉल टाइम को मैनेज कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं छोटे छोटे माइलस्टोन्स के अंदर, इन टारगेट्स के अंदर, ताकि आप उनको अचीव कर लें, उस काम को पूरा कर लें, दिस इज अ स्किल, ठीक है ना। आप सेकंड नंबर पे उस स्मॉल टाइम फ्रेम को स्केड्यूल करते हैं, उस स्मॉल टाइम फ्रेम को मजीद स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि आप उस प्रेशर वाले टास्क को मुकम्मल तौर पे मुकम्मल कर सकें, उस स्ट्रेस को कॉप कर सकें, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपकी वो अर्जेंट टाइम स्केड्यूलिंग है। पहले नंबर पे सर्टेन थिंग्स की प्रिपरेशन है, सेकंड नंबर पे अर्जेंट टाइम स्केड्यूलिंग है, थर्ड नंबर पे आपकी नर्व्स हैं। एक इंसान प्रेशर और स्ट्रेस में आके घबरा क्यों जाता है? क्योंकि वो नेगेटिव हो जाता है, वो पेसिमिस्टिक हो जाता है, ठीक है ना। वो चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ बैड पर्सपेक्टिव में देखना शुरू कर देता है, वो प्रॉफिट की बजाय लॉस पे फोकस हो जाता है। मीन्स उस टाइम आके हम तमाम की तमाम नेगेटिविटी के कैप्टिविटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। उस नेगेटिविटी के हिसार के अंदर आ जाते हैं, हमें कोई पॉजिटिव चीज़ सुझाई ही नहीं देती। ये एक बहुत बड़ा डायलमा है, ठीक है ना। अगर आप उस वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखें, अपने आप को लाइन के पॉजिटिव वाली साइड पे रखें, तो यू कैन सी द ब्राइट थिंग्स टू, ठीक है। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। अगर आप नेगेटिविटी के अंदर चले जाएं तो डेफिनेटली आप उस नेगेटिविटी के स्ट्रेस के अंदर ही अपना वो टाइम ज़ाया कर देंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रह के, ऑप्टिमिस्टिक रह के चीज़ों को देखें, तो आप में भी आप उस सिचुएशन से कॉप कर सकें। अच्छा, पॉजिटिव रहा कैसे जाए, ठीक है ना। पॉजिटिव ये रहा जाता है कि हम सबसे पहले एक वर्स्ट आउटकम देखते हैं कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा, फिर हम एक गुड आउटकम देखते हैं, बेस्ट आउटकम देखते हैं कि सबसे अच्छा क्या हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये चीज़ तो होने वाली है, बुरे से बुरा तो होके रहेगा, ठीक है ना। अगर आपने कुछ रिएक्ट ना किया, कुछ भी ना किया, तो ये चीज़ तो श्योर है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी एफर्ट की तो शायद आप ये बेस्ट आउटकम को अचीव कर सकें। तो जरूर दोनों आउटकम सोचिए कि अगर मैंने इस सिचुएशन का वर्स्ट आउटकम क्या है और इस सिचुएशन का बेस्ट आउटकम क्या है, ठीक है ना। आपको पता है कि अगर कुछ ना किया तो ये वाला जो सिनेरियो है ये आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इस थोड़े से टाइम फ्रेम के अंदर जो ये गैप है दरमियान में, अगर आपने कुछ कर लिया, तो शायद आप इस बेस्ट वाले फ्रेमवर्क को, बेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी को अचीव कर सकें, ठीक है। ये स्ट्रेस, इस तरीके से आप पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिविटी लाने का अपने अंदर तरीकाकार होता है। थिंक अबाउट द बोथ आउटकम्स, देन मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, देन दिस टाइम कैन बी डन यूज टू शिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर, और इस तरह अपनी एफर्ट्स उसके अंदर इंकर की जा सकती हैं।
जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस है, ठीक है ना। हमें अपने डे टू डे वर्किंग के अंदर, डे टू डे रूटीन के अंदर अपने रिफ्लेक्सेस, अपने सिचुएशनल हैंडलिंग के ऊपर काम करना चाहिए। सिचुएशन हैंडलिंग क्या होती है? सिचुएशन हैंडलिंग ये चीज़ होती है कि हर चीज़ जिस तरह से हमने प्लान की है वैसे नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारे प्लान से हट जाती हैं, और उन जब चीज़ें प्लान से हट जाती हैं तब हम तब किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग हमें से कहते हैं कि मैं कॉल पे ठीक बात नहीं कर सकता। क्यों? कॉल पे फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना होता है, उनको सोचने के लिए टाइम चाहिए, दे आर कंफर्टेबल विद मैसेजेस, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मैं फेस टू फेस इंटरेक्शन में अच्छा नहीं, मैं मैसेज पे पूरा इंटरेक्शन में अच्छा हूँ। क्यों? जो मैसेजेस पे अच्छे होते हैं ना, उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस नहीं अच्छी होती, वो सिचुएशन को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। सिचुएशनल अवेयरनेस अपनी बेहतर करने के लिए अपने माइंड को हमेशा ओपन रखना पड़ता है। अपने पास ऑप्शन ए बी सी हमेशा रेडी रखनी पड़ती है डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक, ठीक है ना। और सिचुएशनल अवेयरनेस उसी पर्सन पे आ सकती है जिसके पास पावर हो। अगर आप पावर नहीं रखते, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आप किसी भी सिचुएशन को अपनी डेलिबरेटली तरीके से रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जिस भी प्लेस पे आप मौजूद हैं, चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन है, चाहे जो भी जगह है, वहाँ पे पहले आप अपनी पावर गार्निश करते हैं, पावर ऑब्टेन करते हैं, और देन उस पावर को यूटिलाइज करते हुए आप क्या नाम है सिचुएशनल अवेयरनेस के थ्रू उस सिचुएशन को टैकल करते हैं, सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं और सिचुएशन में से गुजर जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रेस एंड प्रेशर से गुजर सकते हैं। सेम उस मूवी में था, उस लेडी ने वेट किया, उस लेडी ने कोलिशन डेवलप करने की कोशिश की, उस लेडी ने सिचुएशनल अवेयरनेस से मुजाहिरा लिया, उसने पॉजिटिव साइड देखी कि मुझे आखिर तक सर्वाइव करना है, टाइम ख़त्म होने तक, एंड शी समहाउ गॉट दैट पर्टिकुलर लक, और उसका वो काम हो गया, मुकम्मल हो गया, जीत गई वो। और जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ों का मुजाहिरा नहीं किया, वो सबके सब पीछे रह गए। आपने वो मूवी देखनी है, आपने उस मूवी देखने के बाद जो आपको टास्क बताया जाएगा, आपने उसके अकॉर्डिंगली वो टास्क करना है, परफॉर्म करना है। तो ये उस मूवी के मुतालिक डिस्कशन थी। एनी हाउ, कमिंग टूवर्ड्स योर एक्टिविटी, योर स्किल, जैसा कि पहले बताया गया है कि इस कोर्स के अंदर आपके अंदर 10 स्किल्स इन्वेस्ट की जाएंगी। पहली स्किल जो हमने रखी है वो डाइवर्सिटी के थीम के ऊपर टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग रखी थी कि किस तरह से मॉकअप डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, वो आपको सिखाई गई है। सेकंड जो स्किल आपको सिखाई जाने लगी है वो आपकी होगी कंटेंट राइटिंग के ऊपर, वो स्किल मौजूद होगी। चूँकि आपको बताया गया था तमाम वो स्किल्स सिखाई जाएंगी जो मार्केटेबल हों। तो एटीट्यूड, बिहेवियर और इमोशंस की बेस के ऊपर, इस थीम के ऊपर कंटेंट राइटिंग आपको सिखाई जाएगी। कंटेंट राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड स्किल्स इन द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, और हम अपने कोर्स कंटेंट से रिलेट करके आपको वो स्किल्स सिखाएंगे नेक्स्ट वीक में, मंडे वाले लेक्चर के अंदर। तब तक आप अपने पहले टास्क से मुकम्मल तरीके से फ्री हो जाएंगे। हमने उसके लिए 2 दिन की एक्सटेंशन दी है डेडलाइन के अंदर, ताकि आप इजीली उस टास्क को अकॉम्प्लिश कर सकें। बहुत से स्टूडेंट्स कर चुके हैं ऑलरेडी, दे हैव सेव्ड देयर फाइल्स, आई एम रियली ग्लैड दैट दे हैव डन अ हार्ड वर्क। बहुत से स्टूडेंट्स अभी मिडल के अंदर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दिस स्ट्रगल मेक्स यू बेटर। ये स्ट्रगल से ही आप अच्छे परफॉर्मेंस गेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं उनके लिंक्स आपको सेंड किए जाने लगे हैं। दैट इज़ हॉथॉर्न स्टडीज़। हॉथॉर्न स्टडीज़ में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे कुछ रिसर्चर्स की तरफ से, कुछ थ्योरिस्ट की तरफ से, ये देखने के लिए कि किस तरह से जॉब के एटीट्यूड्स को, डिफरेंट जॉब एटीट्यूड्स को इस्तेमाल करते हुए वर्क प्लेस परफॉर्मेंस इन्हेंस की जा सकती है। ये एक्सपेरिमेंट्स उस चीज़ पर बेस करते हैं। थैंक यू सो मच।